हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस। हमारा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्णन करें। चलिए इसकी विस्तारित चर्चा करते हैं। सरकार की खाद्य नीति कई दृष्टिकोणों से सफल मानी जा सकती है। मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि, वसूली, आयात और समुचित वितरण द्वारा मूल्य नियंत्रण का प्रयास पिछले 3 से 4 दशकों में किया है। समस्या के वृहद आकार और गंभीरता को देखते हुए सही उपायों के अपनाए जाने पर भी सरकार उपयुक्त चुनौती का सामना करने में पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकी है। खाद्यान्न के वितरण में क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं तथा गांव एवं शहरों के निर्धन वर्ग को पोषण के आवश्यक तत्व जैसे मोटे अनाज, दालें, पशु प्रोटीन आदि उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सरकारी नीति की सबसे बड़ी विफलता बढ़ती हुई कीमतों के रूप में देखी जा सकती है। देश में जनसंख्या व आय स्तर बढ़ने से खाद्यान्नों, खाद्य तेल व चीनी आदि उपयोगी वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतराल बढ़ता जा रहा है। 2019 में सुविख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट से ग्रामीण भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति में देश के विभिन्न राज्यों में खाद्य असुरक्षा के स्तर का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा के 3 तत्व होते हैं। पहला, खाद्य उपलब्धता, जो कि खाद्य उत्पादन और आयात पर निर्भर करती है। दूसरा, लोगों की क्रय शक्ति पर निर्भरता तथा तीसरा, खाद्य अवशोषण, जिससे तात्पर्य सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान, शिक्षा आदि है। खाद्य सुरक्षा की कमी कमजोर तबके की आबादी को पोषक खुराक देने में अड़ंगा डालती है। भारत की बड़ी आबादी, खास तौर पर ग्रामीण इलाके में, कैलोरी और प्रोटीन सामान्य मात्रा में कम लेती है। दुनिया में खाद्य असुरक्षा स्थिति 2018 के अनुसार भारत के पास 19 करोड़ 59 लाख लोगों की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अल्पपोषित आबादी है, जो कि दुनिया की कुल अल्पपोषित आबादी की 24% है। भारत को खाद्य सुरक्षा के मामले में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, भारत की करीब 23% आबादी BPL है और उनकी पारिवारिक आमदनी का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के बीच एक मजबूत सहसंबंध है। खाद्यान्न उत्पादन में अस्थिरता खाद्य आपूर्ति पर असर डालती है और इससे खाद्यान्नों की कीमत में जबरदस्त उछाल आ सकता है, जो सबसे कम आमदनी वाले समूहों पर बुरा असर डालेगा। इसीलिए खाद्य सब्सिडी के प्रावधान के साथ कृषि उत्पादों की कीमत को भी स्थिर रखना जरूरी है, ताकि निर्धन तबके के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रहे। इसका मतलब हुआ कि खाद्य सुरक्षा को आश्वस्त करने के क्रम में भारत को मुख्यतः 2 बाधाओं को पार करने की जरूरत है। फर्स्ट है अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। अगर खाना सब तक पहुंचाया जाए तो आज के समय में भारत के लिए 3 करोड़ टन खाद्यान्न कम पड़ जाएंगे। यह भारत की खाद्य असुरक्षा के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, भंडारण, परिवहन, उचित रिटेलिंग और बटे हुए कृषि बाजारों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने जैसे मसलों का प्रबंध होता है। खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाएं, अल्पपोषण के उच्च स्तर और कृषि कीमतों में अस्थिरता के कारण खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और इसके लिए भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य योजनाओं में से निम्नलिखित है। नंबर 1 है भोजन देने वाले कार्यक्रम, जैसे समेकित बाल विकास योजना। नंबर 2 मिड डे मील स्कीम। नंबर 3 खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम, जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नंबर 4 अन्नपूर्णा
नंबर 5, रोजगार कार्यक्रम जैसे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जब तक कि कमजोर आबादी बाजार जुड़ी क्रय क्षमता पा नहीं लेती, तब तक ये कार्यक्रम देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मामले में प्रासंगिक रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में पीडीएफ टारगेटेड पीडीएस में बदला। बीपीएल आबादी को समय पर और सस्ते दामों के जरिए खाद्य सुरक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि बीपीएल तबका बाजार की कीमत पर अपने लिए अनाज नहीं खरीद सकता। इसमें सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन पर खाद्यान्न खरीदना, खाद्यान्न का भंडारण और उसकी देखभाल करना, उसका समय पर वितरण और आबादी के कमजोर तबके को उचित दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना शामिल है। हालांकि पीडीएस में कई सारी कमियां हैं, जिनमें गड़बड़ियों से लेकर पूरे तंत्र से लक्षित लाभार्थियों को बाहर रखना तक शामिल है। पीडीएस अनाज खरीद, भंडारण और वितरण की भारी लागत को उठाता है। पीडीएस के कामकाज को दक्ष बनाने और इस लागत को घटाने की गुंजाइश है। फिर भी पीडीएस पर सार्वजनिक खर्च का सिर्फ छोटा सा हिस्सा लाभार्थियों तक पहुंचता है। अनाज व केरोसिन तेल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लाने की भी बात है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के मुताबिक विगत कुछ वर्षों में खाद्यान्नों की वसूली बढ़ने के बावजूद पीडीएस से इनकी आपूर्ति घटती गई है। यह बताता है कि पीडीएस में अनाज की प्रचुर उपलब्धता और काफ़ी महंगे अनाज के बावजूद लोगों की पीडीएस से निर्भरता घटी है। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से हो सकता है। नंबर 1, पीडीएस द्वारा अनाज समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाना, और नंबर 2 है खुले बाजार में उपलब्ध अनाजों की तुलना में पीडीएस द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनाज की गुणवत्ता का कमतर होना। पीडीएस के अंतर्गत जो खाद्य प्रबंधन है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1 है गेहूं व चावल के आर्थिक मूल्य का प्रतिशत वितरण तेजी से बढ़ रहा है। खाद्यान्न का जमा मूल्य गेहूं व चावल के आर्थिक मूल्य का 2/3 हो जाता है। इस कारण भारतीय खाद्य निगम FCI ने खाद्यान्न के आर्थिक मूल्य को बीते कुछ वर्षों में बढ़ाया है। नंबर 2 है मजदूरी, खाद, कीटनाशक दवाइयों और अन्य निवेशों के दाम बढ़ने से साल दर साल उत्पादन महंगा होता गया। इसने सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मजबूर किया। नंबर 3 है खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि उस दर से निर्धारित होती है जिस पर गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता है। यह वृद्धि अनाज को रखने के आर्थिक मूल्य से भी निर्यात होती है। 2005 से 6 में 5% से 2016 से 17 तक कृषि जीडीपी के 15% से भी अधिक खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि का अनुमान है। नंबर 4 है गेहूं व चावल की खरीद का खर्च, मंडी शुल्क व कर, टाट के बोरों की कीमतों, आड़तिया, दलाली, मंडी में मजदूरी, आगे बढ़ने का शुल्क, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने व इनका भंडारण करने का शुल्क, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क व अन्य दामों से तैयार होता है। इन दामों में से मंडी शुल्क व कर कुल कीमत के 40% से अधिक हो जाते हैं। पीडीएस में समय के साथ कई कमियां आई। उच्च परिचालन लागत, पूंजी रिसाव के कई स्तर, उच्च प्रशासनिक लागत, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। रियासतें यानी कि सब्सिडी भी कुछ समस्याएं खड़ी करती है जो निम्न है। नंबर 1 है ये बाजार में विकृतियां लाती है जो घरेलू व बाहरी हितों के लिए रुकावटें हैं।
सरकारी खजाने का ये जबरदस्त दोहन करती है। और भी बड़ी चुनौती तब आ जाती है जब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उछाल मारती है और सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आज का हमारा ये जो प्रश्न है इसकी विवेचना समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।